बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। और शाहजेब अहमद वापस आ चुके हैं। कैसी रही आपकी वेकेशंस? बहुत अच्छी रही। really missed अच्छा you. वक्त गुजरा। नहीं, हमने भी आपको बहुत मिस किया। प्रोग्राम में हम जिस तरीके से देख रहे थे कि माया अकेले माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही थी, मुझे लग नहीं रहा था कि आपको मेरी कोई भी जरूरत है। नॉट एट ऑल, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरी हर लिंक में था। आप हमारे साथ हैं शाहजेब और माया के साथ, तो एक दफा फिर शाहजेब और माया के साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में शामिल होने का बेहद शुक्रिया। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग, इस दुआ के साथ कि आज का दिन और आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हों। शाहजेब, शुभनामे का आगाज करते हैं। बिल्कुल, शुभनामे का आगाज करेंगे सबसे अहम खबर से, सबसे बड़े इजलास से। ओआईसी इजलास 48वां इजलास जो कि आज शुरू होने जा रहा है, इसके हवाले से आपको बताएं उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के नए दौर के लिए इस्लामाबाद मरकज बन चुका है, जहां पर मेहमानों का सिलसिला आने का जो है वो जारी था और बहुत सारे मेहमान पहुंच चुके हैं। वज़रा खारजा पहुंच चुके हैं, मुबस्सरीन पहुंच चुके हैं। साथ में आपको बताएं कि पार्लियामेंट हाउस में 2 रोजा इजलास ये होने जा रहा है, जिसके जो इंतजामात थे वो कल ही मुकम्मल कर लिए गए थे। सिक्योरिटी के भी और दीगर हवाले से जितने इंतजामात हैं। साथ में आपको ये भी बताएं कि 57 ममालिक ओआईसी के इसमें शिरकत कर रहे हैं। साथ में 140 करारदादें भी पेश की जाएंगी, जिसमें इस्लामोफोबिया का मामला, फलस्तीन का, कश्मीर का और दीगर और बहुत सारे मामलात हैं, मसाइल हैं जिन पर करारदादें पेश की जाएंगी। साथ में आपको ये भी बताएं कि 23 मार्च की जो परेड होगी वो भी मेहमानों को दिखाई जाएगी। माया, बिल्कुल ऐसा ही है। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी सऊदी अरब, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, नाइजीरिया समेत 27 मुल्कों के वज़ीर खारजा जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और यहां पर ये तमाम अपडेट्स आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम में गाहे बगाहे भी बताते रहेंगे। ऑपोजिशन हुकूमत, जैसे बताया शाहजेब ने कि सियासी माहौल जो है वो भी बहुत ज्यादा इस वक्त जो है डिस्कशन में है, तो ऑपोजिशन हुकूमत इत्तेहादियों को तोड़ने के लिए दिन रात मुतहर्रिक हैं शाहजेब, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है पिछले दिनों इन तमाम डिस्कशंस में। आई वाज मिसिंग यू सो मच के कभी यहां पे खींचातानी हो रही है, कभी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी वहां पर जो है वो लफाजी हो रही है और समझ ही नहीं आ रहा था कि किस करवट जो है ये सिचुएशन सारी। बिल्कुल, ऑपोजिशन वफ्द की मुलाकात एमक्यूएम रहनुमाओं से भी हुई है, तहरीक अदम एतमाद पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कराची में डेरे डालनी है और उनकी भी आज मुलाकात होनी है एमक्यूएम रहनुमाओं से। साथ में बहादुराबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी जिनसे मुलाकात होगी फजलुर रहमान साहब की। साथ में तहरीक अदम एतमाद जिस तरह से चल रहे हैं इसके मामलात, उस पर भी तफसीली वो बात करेंगे। लेकिन साथ में आपको ये भी बताएं कि मरियम नवाज साहिबा की कुछ बताया जा रहा, तर्जुमान की जानिब से उनकी तबीयत नासाज हो गई है, उन्होंने स्वात में जलसा करना था जो मनसूख कर दिया गया। ऐसे उन्होंने कहा तेज बुखार की वजह से डॉक्टर ने उनको सफर करने से मना किया है। खैर, वी विश क्विक रिकवरी ताकि वो अपनी सियासी सरगर्मियां जो हैं वो दोबारा बहाल कर सकें। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने का फैसला कर लिया है। बिल्कुल, 4 इसमें अहम सवालात जो हैं वो उठाए गए हैं, जिसके जवाब मांगे गए हैं इस रेफरेंस में, जिसमें से पहला सवाल यह है कि आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है। दूसरा सवाल यह है कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होगा या नहीं होगा। फिर क्या पार्टी के खिलाफ वोट देने वाला ताहयात नाअहल होगा। और फिर चौथा सवाल कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के मजीद इकदाम क्या हो सकते हैं। तो इस रेफरेंस में 4 सवाल जो हैं वो उसके जवाब मांगे गए। साथ में आपको यह भी बताएं कि इस्लामाबाद में डी चौक जलसे के लिए पीटीआई ने कारकुनों को कराची से रावलपिंडी ले जाने के लिए पूरी जो ट्रेन है वो बुक करा ली है। पूरी 18 बोगियां हैं जिसमें ये पूरी ट्रेन जो है वो कारकुनान को लेकर रवाना होगी। साथ में रेलवे जराये ने यह बताया कि 18, जैसे कि माया बता रही है, 18 बोगियां इसमें शामिल की गई हैं और 26 मार्च को कराची से चलेगी जो बरास्ता लाहौर रावलपिंडी पहुंचेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। उधर जिली इंतजामिया इस्लामाबाद ने हुकूमत और अपोजिशन को रेड जोन में जलसा करने से मना कर दिया है। उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कहां आप कर सकते हैं। जिली इंतजामिया ने हुकूमत को जो है वो परेड ग्राउंड और अपोजिशन को H9 में जलसा करने का जो है वो ऑप्शन दिया है। अब इसका क्या होगा शाहजेब, क्या उसमें जिद निकल आएगी, क्या उसमें इसके रिएक्शंस होंगे, कहां वो जलसा करेंगे। लेकिन बहरहाल जो ऑब्वियसली हुकूमत इंतजामिया, जिला इंतजामिया, उसने बड़ा क्लियर कर दिया कि जी आप यहां कर सकते हैं और अपोजिशन यहां कर सकती है। ये बड़ा क्लियर हो चुका है। और सिक्योरिटी के मामलात हैं, डी चौक में से उनको जलसा नहीं करने दिया जा रहा। साथ में आपको बताएं पंजाब काबीना में मंजूरी के बाद निकाह नामे में खत्म नबुव्वत की जो शिक है उसका इजाफा कर दिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि दुल्हा दुल्हन अपना जो निकाह है उससे कबल खत्म नबुव्वत पर ईमान का हल्फ उठाकर साबित उनको करना होगा कि वो मुसलमान है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही जो है खूबसूरत खबर है कि इस तरह का जो है वो कदम लिया जाएगा। तो शाहजेब, तरीन ग्रुप माइनस बुजदार पर कायम है। बिल्कुल, माइनस बुजदार पर कायम है। ग्रुप के वुज़रा ने जो पंजाब काबीना का इजलास है उसका बाइकआउट कर दिया है। साथ में नुमान लंगड़ियार और अजमल चीमा इजलास से गैर हाजिर रहे। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं क्योंकि बात हो रही है वहां पर जलसा होने की कि रेड जोन में जलसा नहीं होगा और जो दीगर मकामात हैं जो जिला इंतजामिया उनकी जानब से कहा गया है
जो दीगर मकामात बताए गए हैं सिर्फ वहीं पर ही जलसा होगा। तो हुकूमत को परेड ग्राउंड और ऑपोजिशन को H9 में जलसा करने का ऑप्शन दिया गया है। साथ में तहरीक इंसाफ के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने 27 मार्च के जलसे का जो मकाम है वो तब्दील कर दिया है। ऑपोजिशन की जानिब से इंतजार किया जा रहा है कि उनका प्लान आगे क्या होगा। जलसा डी चौक के बजाय परेड ग्राउंड में होगा। PTI का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और साथ में PTI ने इजाजत के लिए दरखास्त भी दे दी है। और दीगर भी बहुत सारे मामलात हैं सियासी जिन पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन है आज हमारे साथ? बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रहनुमा पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका तैमूर साहब, आपने वक्त निकाला। गहमा गहमी है, तमाम सवालात, ऑब्वियसली बहुत सारे जहन में सवालात आते हैं, तो हम इस तरह के रहनुमाओं का वक्त लेकर जानने की कोशिश करते हैं। फवाद चौधरी साहब, जारहाना बयानात जो है वो दाग रहे हैं, लॉन्ग मार्च रोकने के इशारे मिल रहे हैं, कैसे देखते हैं उनके बयानात को आप? ये जी, जब गीदड़ के पीछे शेर पड़ता है तो इसी किस्म की बातें करते हैं, बैकी बातें। आपने उनकी बातें सुन ली, उनकी धमकियां देख ली, पर अब उन पे हम क्या मयार डालें जब उनका प्राइम मिनिस्टर भी गीदड़ वाली बातें कर रहा है, जब उनका प्राइम मिनिस्टर जो है सियासत से हारने के बाद अब गैंगस्टर बनने की कोशिश कर रहा है, जरदारी साहब को बंदूक पे नोक रखने की बात कर रहा है, साथ में नवाज शरीफ की गर्दन दबाने की बात कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जब आदमी का आखिरी इनिंग्स होती है और उसे पता है कि आप हारने वाले हैं, तो फिर आप इसी किस्म के हथकंडे अटकाने की कोशिश करते हैं। जो इनकी धमकियां हैं वहाँ पर लाने की, 10 लाख लोग, तो मेरे ख्याल से 10 लाख या 10,000 लोग भी इस्लामाबाद में नियाजी के कहने पर नहीं आएंगे। उनको पता चल चुका है कि ये पाकिस्तान का नाअहल तरीन और करप्ट तरीन शख्स था। तो इसके पीछे, इसके झूठे वादों के पीछे कोई नहीं आने वाला। अगर वहां पे आपको लाखों लोग नजर आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होंगे या उसके इत्तेहादियों के होंगे। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, यहाँ पर ये बताइएगा, फैसल जावेद साहब ये कहते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो तो 152 वोट भी नहीं ले सकेगी। क्या वाकई ऐसा है या आप समझते हैं कि काफ लीग और MQM जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ वोट देंगे? देखिए जी, मैं आपको एक बहुत ही हकीकताना बात बता दूं। मुझे ये पता है और मेरे पास वो नाम है, 172 नेम्स हमारे लोग मिलाकर। वो 172 नेम्स जब हमने फाइनल किए थे तब ना तो MQM ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, ना ही हमारी कोई काफ लीग के साथ कमिटमेंट हुई थी। हमारे 172 जो लोग हैं वो काफ लीग, तरीन ग्रुप, अलीम खान साहब या MQM के अलावा थे। तो अब आप सोच सकते हैं जिस तरह से काफ लीग भी हमें सपोर्ट करना चाहती है और MQM से भी काफ़ी हद तक हमारी बातचीत मुकम्मल हो गई है, तो इनको नियाजी को और इसकी टीम को मुंह की खानी पड़ेगी। तब तैमूर साहब, अगर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो फ्लॉप हो जाती है और ऑपोजिशन जो है वो तमाम जो है वो कोशिशों के बाद कामयाब नहीं हो पाती, तो पीपल्स पार्टी का अगला लाएअमल क्या होगा? जहां पर मैं बैठा हुआ हूं और जहां से मैं चीज़ें देख रहा हूं और जो नाम मेरे सामने आ रहे हैं, तो सियासत में हमेशा प्लान बी और प्लान सी का सोच के रखना चाहिए। पर जो आज हालात हैं, ना तो प्लान बी की ज़रूरत है ना तो प्लान सी की ज़रूरत है। इमरान खान चंद दिनों का मेहमान है और चंद दिनों में उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस से धक्के दे के पाकिस्तान की अवाम निकालने को तैयार है। पर उससे पहले ही नो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इमरान खान ना रहेगा, ना रहेगी बास, ना बजेगी बांसुरी। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, मौजूदा हालात को देखते हुए सबसे पहले तो बताइएगा पीपल्स पार्टी का इस वक्त क्या नजरिया है, और साथ में आप समझते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं? ये चीज़ें मेरे ख्याल से मैं इन पे डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बातचीत हो रही है, शहबाज शरीफ साहब की, मौलाना साहब की, तो ये उस पर बेहतर मेरे ख्याल से फैसला कर सकेंगे। पर मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ इलेक्शन आज हो या इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे 1.5 साल के बाद हो, फतेह और जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और उसके इत्तेहादों की ही होगी।
बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर हमारे साथ मौजूद थे। और अब सियासत पे ही जब बात हो रही है तो शाहजेब क्यों ना लीगी रहनुमा से भी हम बात कर लेते हैं किसी से, ताकि पता चले कि उनका क्या मौक़िफ़। बिल्कुल, और इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून और रुकन कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी ने। आपको खुशामदीद कहेंगे। आपसे भी हम ये जानना चाहते हैं सर कि अब कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तो होने जा रहा है, लेकिन ऑपोजिशन को खासतौर पर ऑपोजिशन की बात की जाए तो नून लीग का क्या प्लान है? हुकूमत को कैसे टफ टाइम दे सकते हैं आप लोग? देखें, 25 तारीख को जो हुकूमत स्पीकर साहब ने इजलास बुलाया है उसमें और हम तमाम जो अपोजिशन जॉइंट अपोजिशन है वो जाएंगे। और पहले दिन का जो प्रोसीजर है, पहले तो जो हमारा कुलीग जो पीटीआई का ताल्लुक है एमएनए के जो इंतकाल हुआ है उसके लिए दुआ होगी। फिर स्पीकर साहब उस इजलास को कंटिन्यू कर सकते हैं या एडजन करते हैं। तो उसको जो हमारी नो कॉन्फिडेंस मूव है, जो करारदाद है, वो हम पुटअप करेंगे। उसमें हम उसको पेश करेंगे। उसके बाद जो प्रोसीजर है 3 से 7 दिनों का, फिर वोटिंग होगी। तो हमें उम्मीद है कि उसी दिन 25 तारीख को जो हमारा वो मूव हो जाएगा। खेलदार साहब, ये बताइए कि चौधरी निसार साहब एक बार फिर जो है वो एक्टिव हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि साबिक वज़ीर दाखिला जो है वो नून लीग के जो है वो साथ होंगे, पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे? क्या लगता है आपको? देखें, 2018 की इलेक्शन चौधरी निसार साहब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे और वो अपना फैसला खुद ही बता सकते हैं कि आइंदा उसका लाएमल क्या होगा। और चौधरी निसार साहब से हमारे लीडरशिप के ताल्लुकात हैं, देरीना ताल्लुकात हैं और उनका राब्ता भी रहता है। वो आपको पता है, जब कायद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हुआ था तो वो शहबाज शरीफ साहब के पास दुआ के लिए भी आए हैं। कभी ना कभी उनका राब्ता आपस में रहता है, मगर सियासी पोजीशन जो भी है उनकी या स्ट्रेटजी है वो चौधरी साहब खुद बता सकते हैं। मैं इस वक्त पोजीशन में नहीं हूं कि मैं ये बताऊं कि वो उनका आइंदा का लाएमल क्या होगा। और मैं समझता हूँ चौधरी निसार साहब के शहबाज शरीफ साहब से या कायदीन से डायरेक्ट उनके इतने ताल्लुकात हैं कि कोई बीच में बात करे उसके या मेरे जैसा या कोई और सीनियर लीडर भी बात करे तो ये मुनासिब नहीं है। वो अगर पीएमएलएन से बात करनी होगी तो शहबाज शरीफ साहब से खुद ही कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ बताएगा कि पीटीआई वाले तो ये दावा कर रहे हैं कि उनका नंबर गेम पूरा है, नाराज अरकान भी उन्हीं को वोट देंगे। आपको भी ऐसे लगता है? नून लीग को भी ऐसे ही लगता है? देखें, जिस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है, जो नाराज अरकान है, जो वो खुद अपनी हुकूमत पे बेएतमादी कर रहे हैं, तो जो ज़बान एक तरफ जो उनके मुशीर हैं उनको वो किस तरह की गाली बकते हैं, किस तरह का उनके घरों पे हमला हो रहा है। हालांकि कोई उन्होंने पार्टी ये तो नहीं बताया कि हम वोट किसको दे रहे हैं। उन्होंने एक इख्तिलाफ राय का इज़हार किया। फिर वज़ीर आज़म ने जिस तरह उनके जो बेज़मीर का दर्जा और उनको कहा कि ये बेज़मीर है और उनकी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा, उनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। मैं वज़ीर आज़म के इस बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। आप अपनी गंदी सियासत को बचाने के लिए दूसरे की बेटियों को, और ये बेटियां सबकी सांझी है, आप उनको सियासत में क्यों ला रहे हैं? ये जो उसके बाद फिर इतना वो बात अपने आप को समझता है, खुद आके लेट जाता है। एक तरफ कहते हैं इनके मुशीर के ये बेज़मीर है, ये उनको गाली देते हैं। किस तरह आपने देखा कि उनको गालियां दी गई नेशनल टीवी पे। दूसरी तरफ कप्तान कहता है ये मेरे बच्चे हैं। तो अब हमें बताएं कि वो बेज़मीर है क्या है? खेलदार साहब, लेकिन वजीर आजम तो कह रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन हारी तो वो करेंगे जो याद रखा जाएगा। अब सवाल यह है कि ऑपोजिशन इस बयान और अलकार के बाद कहीं प्रेशर में तो नहीं है? देखें, बात आपको भी मालूम है कायद नवाज शरीफ के साथ जो सियासी इंतकाम इसकी फरमाइश पे हुआ। शहबाज शरीफ साहब को जेल में रखा गया, मरियम नवाज साहबा को जेल में रखा गया, हमजा शहबाज को रखा गया जेल में, शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनावला को हिरोइन के केस में रखा गया, एहसन इकबाल को मौत की चक्की में रखा गया, मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार किया गया। मैं कितने नाम गिनवाऊं, मियां जावेद लतीफ को अरेस्ट किया गया। तो इन्होंने मौत की चक्कियों में भी रखा, इन्होंने ज़हनी अताब भी दिए, इन्होंने टार्चर भी दिए। सब हथकंडे जो थे इंतकाम के, वो तकब्बुर जो था इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। और अल्लाह खैर करेगा, जब हमने 4 साल निकाले तो हम अगर
अल्लाह ना करे ये इस मुल्क पे इसकी हुकूमत मुसल्लत रहे। मैं समझता हूँ कि इनके दिन गिने जा चुके हैं, चंद दिनों के मेहमान हैं। अब ये खुद एहतसाब का मुहासबा करेंगे, खुद जो उन्होंने करप्शन किए, जो उन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उनका हिसाब किताब आइन और कानून और के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक इनसे एहतसाब होगा। ठीक है, ठीक है। बहुत आपका खेलदार सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नून लीग का मौक़िफ़ भी जिस तरह से सामने आ रहा है, तो मुझे यही लग रहा है कि बड़े बड़े दावे पीटीआई की जानिब से भी किए जा रहे हैं और अपोजिशन की जानिब से भी किए जा रहे हैं, चाहे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो। एग्जैक्टली, बट सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो नाजेबा अल्फाज और तरीके और इसकी नकल ना उतारी जाए। बड़े ऐसे तरीके से भी ये काम तमाम किए जाते हैं, लेकिन एक और जो काम करना है वो है कि आप हमारे साथ रहिएगा ऐसे तरीके से, ऐसे तरीके से। शाज़ी फरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, और वेलकम बैक करने के बाद अब हम जिक्र करेंगे कुछ क्रिकेट का, क्योंकि लाहौर में हम देख रहे हैं टेस्ट का दूसरा रोज है। दूसरे दिन आज ऑस्ट्रेलियाई टीम 232 रन 5 खिलाड़ी आउट से अपनी इनिंग्स का आगाज करेगी, आगे बढ़ाएगी। ग्रीन ने 20 और कैरी 8 रन बनाकर क्रीज पर इस वक्त मौजूद हैं। क्रिकेट के बहुत सारे मामला इस पर बात करनी है और कुछ जानने की कोशिश करनी है कि आज का सेशन कैसा रहेगा। खासतौर पर जो इब्तदाई सेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो कैसा रहेगा, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब मदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आप उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है बिल्कुल। अच्छा तौसीफ साहब, सबसे पहले बताइएगा दूसरे रोज का ये जो सेशन है, इब्तदाई सेशन है, कितना अहम है, और साथ में जो पिच है अगर हम उसकी बात करें तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को कुछ मदद मिलेगी इस पिच से? देखिए, वाकई सही है। पहला जो 1 घंटा होता है बड़ा क्रूशल होता है इसके लिए। यूं कि थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, सुबह का टाइम होता है, और पिच जो है वो कवर्ड होती है रात भर। तो लेकिन ये गर्मी काफ़ी है इस वक्त, ऐसा मुझे इतना फ़र्क नहीं लगता। लेकिन आपने जहाँ तक पिच की बात की, यस बिल्कुल, पिच कराची और पिंडी से ज़रा डिफरेंट मुझे दिखाई दे रही है। फास्ट बॉलर ने बहुत ही अच्छा स्पेल किए, जिसमें हमने शुरू में ही 2 विकेट्स ले लिए थे, बट खाली ठेका शाहीन आफरीदी ने नहीं लिया हुआ। तो 2 आउट करने के बाद एक ही ओवर में बाकी को भी चाहिए था। बहरहाल ये क्रिकेट है, और उसके बाद इन्होंने कवर कर लिया काफी हद तक। सही बात है, क्रिकेट है। लेकिन अगर इब्तिदाई सेशन में तौसीफ भाई जो है वो विकेटें अगर ले ली तो टीम पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है ये? नहीं, बिल्कुल बड़ा क्रूशल है, और ये पिच एंड में कुछ अपनी कारकर्दगी जरूर दिखाएगी मुझे लगता है। और इनको चाहिए कि मेरा ख्याल विद इन 300, बल्कि 300 भी ज़्यादा हो जाएंगे। मेरी ख्वाहिश तो होगी कि अभी 230 हुए हैं तो 30-40 रन के अंदर ही आउट कर लें। तो थोड़ा नीचे रह रहा है बॉल, बट आई थिंक 350 तक चले गए वो काफ़ी सेफ हो सकते हैं। और तौसीफ साहब ने देखा कि शाहीन अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की है इब्तिदा में, लेकिन साथ में अगर बात करें हम उस्मान ख्वाजा की और स्टीव स्मिथ की, तो उनकी बैटिंग भी हमारे सामने है। तो इस वक्त आप कैसे देखते हैं इब्तिदाई दिन को? जी हाँ, वो अपनी उससे हटके बैटिंग की है इन लोगों ने, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग को अबाउट 3 से नीचे ही था उनका। नॉर्मली ये लोग इस तरह नहीं खेलते। 4+ आपने देखा होगा बाकी टेस्ट मैचों में भी जो हुए हैं, 4+ से जाते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि उनकी 2 विकेट एकदम गिर गई, और फिर कुछ आइडिया इनको नहीं हो रहा था, पिच का भी आइडिया नहीं हो रहा था, क्योंकि पिच अब पहले 2 टेस्ट मैचों से ज़रा मुझे डिफरेंट नज़र आई है। तो वो अभी भी वो अटैक करेंगे। उनके विकेट जरूर गिर गए, बट नीचे उनकी टेल आ रही है। थोड़ा सा 1 घंटा वो सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, जो थोड़ा बहुत टाइम तो बहुत है ना उनके पास। बट हमें चाहिए कि हम अगर इस मैच में हमें अच्छा करना है तो हमें बहुत ज़्यादा उनसे रन्स करा के नहीं देने, क्योंकि उनकी बॉलिंग आपको पता ही है। और यहाँ तक स्मिथ की और ख्वाजा की आपने बात की, ज़बरदस्त बैटिंग की। आई थिंक ऐसी कंट्रीज़ में आन के एशिया में वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है उन्होंने। और यकीनी तौर पे हम पिछले 2 मैचों में हम अपने क्रेडिट देंगे अपने बैट्समैनों को भी,
कि हम हमेशा लैग कर रहे थे, मगर आज भी अगर वो आउट जल्दी करते हैं तो हमें उसी तरह एक अच्छी पार्टनरशिप ऊपर से चाहिए होगी। बिल्कुल। तस्वीर भाई, फिर क्या है आपके लाहौर के विकेट देखकर लग रहा है कि दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी जो हमारे बॉलर्स हैं वो कैंगरूज को फिर मुश्किल जरा उनके लिए डाल सकते हैं? मुझे तो काफी लग रहा है कि ये सुबह आते ही जो है एक तो विद इन स्टंप, देखिए ना, टेक्निकल हम चीज कहते हैं ना, विद इन स्टंप्स बॉल करना पड़ेगा इन्हें, इसलिए कि पिच जो है ना इधर उधर जब बॉल करते हैं हम बाहर तो उसमें रन्स बनने के चांस काफी हो जाते हैं। तो स्टंप्स के मुझे तो काफी उम्मीद है कि आन के ब्रेक थ्रू इन्हें मिलेगा और फिर ये विद 30 से 40 रन के अंदर आउट कर लेना चाहिए। तो तौसीफ साहब आप यहाँ बताइएगा, हम देख रहे हैं कि 5 बॉलर्स के साथ मैदान में उतरा है पाकिस्तान, तो ऐसे में जो ओपनर्स हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। किस तरीके से उनको खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, ये ना सोचें कि वो किस तरह आउट हुए हैं या पिच क्या कर रही है। आप देखिए, जब आप अंदर चले गए तो आप सारा कुछ आपने देख लिया। यानी मैं ये कहता हूँ कि जब सबसे मुश्किल काम होता है ओपनिंग करना, इसलिए कि उस वक्त पता ही नहीं चल रहा होता पिच जो है क्या कर रही है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जो आने वाले बैट्समैन होते हैं उनको पता चल जाता है कि जी स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, ये सब चीजें पता चलती हैं। तो फिर वो इस तरह एडजस्ट करना चाहिए, स्पिन हो रहा है या नहीं हो रहा है या जो कुछ भी है, पैचेस से होगा, इससे होगा, उससे। तो ये मेरा ख्याल है ये अच्छे प्लेयरों की निशानी है कि अपने आप को जाके एडजस्ट करें। दिमाग में हमने ये रख लिया कि ये जी यहाँ से लो हो रहा है, यहाँ से है, तो आप अपनी तरीके से बैटिंग करें और नॉर्मल जाएं। ये ना सोचें कि वो नीचे बैठ गई थी गेंद तो आउट हो गया, तो हर वक्त तो नीचे नहीं बैठेगी ना। नहीं तौसीफ, आपके ख्याल में इब्तिदाई 2 मैचेस जो ड्रॉ करके पाकिस्तान ने टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स में जो है वो एक असर डाला है, तो अब आपको क्या लगता है कि अब कितना जरूरी है जीतना? देखिए, दोनों के लिए बड़ा क्रूशियल है। खैर, एक वर्ल्ड क्लास टीम लेके आए हैं, अपनी पूरी टीम लाए, इससे पहले टीमें पूरी नहीं है हमारे पास, वो बड़ी जबरदस्त टीम लेके आए। क्रेडिट जाता है, हम लोगों ने बहुत टफ टाइम दिया और पिछला मैच जिस तरह बाबर ने और शफीक ने और सब बैट्समैनों ने खेला है जिस तरह, आई थिंक जबरदस्त बैटिंग, क्योंकि वो बॉलिंग में भी बहुत तगड़े हैं, हमसे तगड़े हैं बॉलिंग में। तो हमने बिल्कुल, और हकीकत यही है। और लेकिन हमने जिस तरह खेला है ना, मेरा ख्याल है शायद मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था, मगर हमने बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली है। तो ये वक्त के साथ साथ चेंज करना अपने आप को ये कामयाबी है। जी हाँ, बिल्कुल कामयाबी है, क्योंकि हम लैग कर रहे थे बहुत ज्यादा। हम 15 पे 3, 15 पे 2 और फिर 40 पे 5, ये हमारी पोजीशनें रहती थी बीच में। फिर हमें अर्ली विकेट्स भी कोई नहीं देता था, तो शाहीन की सूरत में हमें जो है अर्ली विकेट्स देने वाला भी आ गया। तो आई थिंक हम लोग ओवरऑल बहुत जबरदस्त हमने क्रिकेट। अच्छा, साथ में ये बताएगा कि रावलपिंडी का अगर हम जिक्र करें तो वहां तो बगैर किसी नतीजे के मैचेस खत्म हुए। ये मैच किसका देख रहे हैं पर आप तौसीफ साहब? देखिए, पहली इनिंग पे पहला दिन गुजरा है, लेकिन पहली इनिंग पे बड़ा डिपेंड करता है। जो भी है पहली इनिंग पे बड़ा स्कोर कर देगा। जाहिर है अब तो वो लोग हैं, उनको हम अगर आउट करते हैं और उसके बाद हमें बहुत अच्छी बैटिंग पिच के हिसाब से करने होगी, और जो स्कोर वो करते हैं उस पर 150 ऊपर अगर हम करते हैं ना, तो पाकिस्तान अंदर आ सकता है। और अगर कहीं खुदा न खास्ता जैसे कराची में 148 पे हम लोग गए थे, और अगर उन्होंने लीड हमसे ले ली, तो वो 4th इनिंग हमें खेलनी है, ये जहन में सब रखना पड़ेगा। अच्छा तौसीफ भाई, एक जरा सा हटके समझूंगी इन मैचेस के हवाले से, जरा थोड़ा सा एक डिफरेंट सवाल है, वो ये है कि टेस्ट सीरीज या टेस्ट क्रिकेट के हवाले से कितना डिफरेंस आ गया है? एक आपका दौर था और अब एक आज आप देख रहे हैं आपके सामने। तो हम तो खैर हम तो फैंस हैं आप लोगों के ऑफ कोर्स, लेकिन आपकी नजर में कितना डिफरेंस आया है? डिफरेंस तो बहुत आया है। एक्चुअल टेस्ट का मतलब ही ये होता है कि आपका टेस्ट होना है। अब ये जब तक 2020 जब से आ गई है, आपका टेम्परामेंट बहुत कम हो गया है। ठीक है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट बहुत हो गया, वो अपनी जगह है, बट मैं दूसरी टीमों को इसीलिए कहता हूँ कि दूसरी टीमें, यानी ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, उनके 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो 2020 भी खेलते हैं। अच्छा प्लेयर वही है जो आप एडजस्ट कर ले हर फॉर्मेट में। तो हमारे पास थोड़ा सा लैग कर रहा है ये क्या दुनिया है क्रिकेट। पहले 6 ओवर जो 2020 के होते हैं उसमें कैश करते हैं, उसमें ज्यादा रन बना लेते हैं, क्योंकि 2 फील्डर जो है वो
बाहर होते हैं सर्कल से। तो हमें थोड़ा सा हम पीछे जरूर हैं, बट आई थिंक हमको करना चाहिए ये। अब दुनिया कहीं से कहीं चली गई है, अब 200 रन भी 2020 में चेज हो जाते हैं। और टेस्ट का मतलब टेस्ट है, आप जितना लंबा खेलेंगे, जितना अंदर रहेंगे, आपकी टेस्ट भी होगा, आपके टेम्परामेंट का भी पता चलेगा, आपका पता चलेगा कि टांगों में आपकी कितनी जान है, और आप रनिंग बिटवीन द विकेट भागेंगे। ये टेस्ट का मतलब ये है। तो तौसीफ साहब, यहाँ पर मैं फिर आपसे यही पूछूंगा, ऑस्ट्रेलियन टीम की अगर हम बात करें, बड़ी टफ टीम है और बड़ा अच्छा मुकाबला भी चल रहा है, लेकिन पैट कमिंस को अगर हम देखते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं वो। बाबर आजम की कप्तानी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये ऑस्ट्रेलियन जो है ना, एक टाइम ऐसा आ रहा था जब ये कह रहे थे कि जी इनमें कोई प्रॉब्लम हो, खत्म हो गई टीम। इनका स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर है, और ये लोग अब देखें ना, वो लेग स्पिनर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, मगर वो उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए उसको फिर उन्होंने खिला दिया यहाँ पर। तो आई थिंक ये लोग कॉन्फिडेंस देते हैं। थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं इस चीज में। हमें बेंच पे बाहर बैठने में प्लेसमेंट जो होनी चाहिए कि हमारे 2 बैट्समैन हर टाइप के जो है, वो ओपनर हो चाहे मिडिल ऑर्डर हो, 1 से 2 बैट्समैन हमारे बाहर बैठे होने चाहिए। इसी तरह स्पिनर की बात कर रहा हूँ, तो हमें भी थोड़ा सा देखना चाहिए। अभी इस वक्त करने की बात नहीं है, बट जाहिद महमूद को हमें यहाँ पर लेग स्पिनर को खिलाना चाहिए था। हम थोड़ा सा खौफजदा हो जाते हैं, बट आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक। यानी कि लेग स्पिनर की कमी महसूस हो रही है आपको भी? देखिए, सिचुएशन के हिसाब से, इसलिए कि देखिए हमने बैटिंग पिच भी बनाई है, थोड़े पैचेस से टर्न होता है। लेग स्पिनर एक ऐसा होता है जो हमारे साथ पहले थे, वो तो उनसे गुगली नहीं होती थी। ये बच्चा काफी टाइम से खेल रहा है, मैं ये नहीं कहता कि वो अल्लाह करे परफॉर्म कर दे, खेले तो, लेकिन खिलाना बहुत जरूरी है। बहुत टाइम में आप लेके जाते हैं, फिर नहीं खिलाते, रिप्लेसमेंट कैसे तैयार होगी? अगर नहीं है तो ठीक है, फिर आप कहते हैं जाओ भाई फर्स्ट क्लास खेलो जाके। आप नहीं है, अभी आपको जरूरत है, तो आप जाके वहां भेज दें उसको। लेकिन जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ डे लेके साथ फिरते रहेंगे, डेली अलाउंस देते रहेंगे, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। तौसीफ भाई, आपने कभी दी के ऑब्वियसली कैंगरूज के हवाले से कि वो एक दूसरे को बड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं, जो कि हमारे यहाँ लैक करता है। आप समझते हैं कि ये परफॉर्मेंस अगर हमारे लेग स्पिनर के हवाले से, या जो भी अभी आपने बात की, उसमें कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा रेशियो है जिसकी कमी है? देखिए, पहले से काफी बेहतर है, बट लेकिन आई थिंक अभी भी कॉन्फिडेंस देना जो है ना, आपकी टीम मैनेजमेंट का काम। मैनेजमेंट जो बाहर बैठी होती है, हम एक दूसरे पे ब्लेम किए। मैं भी 3 साल जो है सिलेक्शन कमेटी का मेंबर रहा हूँ। हम कप्तान और कोच को, हमारे यहाँ हमेशा से हुआ है, कप्तान और कोच, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, जिस वक्त वो कप्तान थे हमारे टाइम में, हम जब थे, तो वो मतलब अपनी टीम खिलाते थे। और इसी तरह अब तक भी वही सिलसिला चला आ रहा है कि हम कप्तान कोच चूंकि टीम को अंदर लड़ाते हैं, लेकिन 11 की टीम खिलाना, वो मैं समझता हूँ कि हमारे टाइम में भी और इस वक्त भी 11 की टीम में ठीक नहीं खिलाई जा रही। 11 की टीम अगर ठीक खिलाई जाए, कभी हम डरते हैं कि बैटिंग हमारी कमजोर हो जाएगी। दूसरी टीम में भी 5 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर और आपके 5 बॉलर्स खिलाती है। तो अब डर खौफ हमें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। जाहिर है हारते हैं तो, लेकिन हमने इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियन जैसी तगड़ी टीम को हमने बहुत टफ टाइम दिया है। टफ टाइम दिया है। साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और अब हमें भी ये लगता है कि ये मैच जीतना बहुत जरूरी है इस वक्त कौमी टीम के लिए भी। तो क्रिकेट पे बात तो हो गई, और भी बहुत सारे मामला हैं, इस पर बात करनी है, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी खबरें। माया, बिल्कुल बहुत सारी खबरें हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। बड़े अरसे बाद दोनों साथ मिले हैं और बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं, और आप लोगों के साथ भी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी कर गए तौसीफ भाई, और वो ये था कि एक अच्छा प्लेयर मुश्किल सिचुएशन में ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ सवेरे पाकिस्तान में शादी और माया कर रहे हैं। आपका बहुत बेताबी से इंतजार कीजिए।
सवेरे पाकिस्तान में शाजिब और माए के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में हम वक्फे पे अभी बात कर रहे थे किस तरीके से हमने पहले भी इस हवाले से जो हम अभी बात करने वाले हैं, हमने पहले भी सवेरे पाकिस्तान में किस तरीके से पहले कवर भी किया था, डिस्कस भी किया था। शाजिब, व्हाई शुडंट वी शेयर विद एवरीवन नाउ? बिल्कुल, ये आम खबर है, इंसानी सेहत से मुताल्लिक है, क्योंकि हमने ये बात की थी कि जो अद्वियात हैं पाकिस्तान में, उसकी तैयारी के लिए जो इस्तेमाल होने वाला खाम माल है, उस पर जो टैक्स आयद किया गया था 17% टैक्स, उसकी वजह से दवासाज जो कंपनियां हैं अब उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि वो फैक्ट्रीज को बंद कर देंगे अगर इस टैक्स को कम ना किया गया या खत्म ना किया गया। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर ये टैक्स ऐसे ही लगा खाम माल पर, जो कीमतें हैं अद्वियात की उसमें भी इजाफा होगा, और जब कीमतों में इजाफा होगा या अगर एहतजाजन ये दवासाज कंपनियां फैक्ट्रीज बंद कर देती हैं तो मार्केट में किल्लत भी पैदा होगी अद्वियात की, उसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब उन्होंने इस बात की जो है तो धमकी भी दे दी है और ये भी कहा है कि अगर नहीं ये वापस लिया गया टैक्स तो एहतजाज करने पर हम मजबूर हो जाएंगे। इस फैसले से अद्वियात की जो दस्तयाबी मुतासर होगी, ऑब्वियसली साथ उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। इस पूरे मामले पर हमने जो है आज हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले पाकिस्तान। बिल्कुल, हम बात करेंगे साबिक चेयरमैन और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी पी में डॉक्टर उजैर नागरा साहब से। डॉक्टर साहब, खुशामदीद करेंगे आपको सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं कि मुतालबात आप लोगों के क्या हैं, और अगर हुकूमत ने आपकी ना सुनी तो क्या ये जो दवाओं की तैयारी है ये बंद कर दी जाएगी? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे, ताकि हम अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। देखिए, ये बात इतनी सादा सी नहीं है, बात इंसानी जान की है। और जैसे मैं आप लोगों के अभी ये बात सुन रहा था, तो अद्वियात जो है ये इंडस्ट्री पूरी साइंटिफिक इंडस्ट्री है। इसकी तैयारी और इसकी जितने मराहिल हैं ये इतने आसान नहीं है जितने आप कोई भी और चीज़ से कर सकते हैं। तो हमारा बड़ा क्लियर सा मौक़िफ़ है कि पूरी दुनिया में सेल्स टैक्स जो है वो कंज्यूमर पे लगाया जाता है और कंज्यूमर से लेके आगे पास ऑन किया जाता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये सब किया और IMF के थ्रू मिनी बजट के अंदर हम पे ये लगा दिया गया और हमें कुछ बताया नहीं गया। और अभी हमने सिर्फ सिंपल सी डिमांड की है कि अगर आपने ये लगाना ही है और IMF की इतनी मजबूरी आप पे है तो आप एटलीस्ट हमें तो इत्मीनान में लें और हमें परचेज पे वापस कर दें आप। जब हम आगे उसको कस्टमर को पास ऑन करना नहीं चाहते, ठीक है, हम भी अवाम के साथ हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम भी अवाम में से ही लोग हैं। तो लेकिन अगर गवर्नमेंट ये बात सुनने को भी तैयार नहीं होगी तो आप मुझे बताइए कि एज अ मैन्युफैक्चरर कोई भी एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? कोई निज़ाम नहीं है इस टाइम, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल्स नहीं बनाए FBR ने। हमने हर बंदे से मुलाकात कर चुके हैं, हम प्राइम मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से, स्टेट बैंक के गवर्नर से, चेयरमैन FBR से हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। लेकिन अगर प्रॉपर चैनल से हमारी बात एड्रेस नहीं होगी तो फिर हमारे पास एहतजाज ही आखिरी हल है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि खाम माल पर टैक्स से जो मामला चल रहा है उस पर आप लोग क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए मैडम, बहुत सिंपल सी बात है। जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी ये सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्टेड थी और इसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स लागू नहीं होता। हमारी रिटेल प्राइस फिक्स करती है ड्रैप, हम अपनी कोई भी प्राइस खुद नहीं लगा सकते। हमारी प्राइस फिक्सेशन होती है जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान हमें प्राइस देती है। अब उस प्राइस के अंदर सेल्स टैक्स तो कभी भी शामिल नहीं होता। नाउ व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू विद अस कि जी हम आप पे सेल्स टैक्स लगा रहे हैं 17%, जी आप खुद अब्जॉर्ब कर लें और हम आपको ये वापस कर देंगे। अच्छा, वापस करने का मैकेनिज्म क्या है वो उनके पास अभी डिफाइंड ही नहीं है, उन्होंने उसके रूल्स नहीं बनाए, उसकी रिफंड के लिए कोई ऑप्शन नहीं क्रिएट की गई। तो ऐसे कहाँ होता है दुनिया के किस मुल्क में होता है कि आप कोई कानून हम पे लागू करना जा रहे हैं और उससे पहले आपकी उसकी तैयारी कोई नहीं है। अब तक हमारी जितनी इंपोर्ट की शिपमेंट्स हैं उस पे बिलियंस ऑफ रुपीस में हमारा टैक्स कट चुका है और हमें पता ही नहीं है कि वो पैसा हमें वापस मिलना है नहीं मिलना। अगर हम उस पे कोई और चीज करते हैं तो फिर मीडिया और बाकी सब लोग समझते हैं कि जिस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पेशेंट का नहीं सोचती, ऐसी बात नहीं है। तो हम तो अपने जायज हक के लिए बात कर रहे हैं। हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। कल हमारे साउथ की टीम की चीफ कमिश्नर लार्ज टैक्स पे कराची से मुलाकात थी। उसके एक दिन पहले हमारे चेयरमैन की जो कमिश्नर लाहौर है उनसे मुलाकात थी। लेकिन बात यह है कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे और हमारी सुनवाई नहीं हो रही।
और अगर ये मामला हमारे हल नहीं होते, अच्छा, आपके मसाइल हल नहीं हो रहे, सुनवाई नहीं हो रही और आपने मुतालबात अपने सामने। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, तो क्या अगर फैक्ट्रीज बंद कर दी जाती हैं और किल्लत पैदा हो जाती है तो फिर तो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, या अगर ये ना भी हो तब भी अगर आप समझते हैं कि खाम माल पे टैक्स लगा है और वो महंगा हुआ है, तो क्या अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा कुछ अरसे में? देखिए, आप लोग खुद इस मुल्क की सूरत हाल से वाकिफ हैं। यहाँ पे हर हफ्ते में पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है, डॉलर की प्राइस फ्लक्चुएट करती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक साइंटिफिक इंडस्ट्री है और इसमें सारे रॉ मटेरियल्स जो है अद्वियात की कीमतें भी बढ़ती रहती हैं। नहीं सर, अद्वियात की कीमतों का जो ट्रेंड हम लोग समझते हैं ना, उसमें ऐसा नहीं होता। हम लोग हार्डशिप पे अपने केसेस को अप्लाई करते हैं और वो सिर्फ उस वक्त बढ़ाई जाती है जब उसकी जरूरत होती है। अगर आप मुझे बताएं एक मॉलिक्यूल शॉर्ट हो जाएगा मार्केट में और अगर उसके अंदर 1 या 2 रुपए या 5 रुपए बढ़ा दिए जाए और मरीज को वो दवाई मिल जाए, तो शॉर्ट होना बेहतर है या उसको 2-4 रुपए उसकी प्राइस को इंक्रीज कर देना जो है वो बेहतर है? और इसका भी पूरा मैकेनिज्म है सर, ये ऐसे नहीं होता। हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद प्राइसिंग की मीटिंग में जाता है, उसके बाद वो आगे कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट उसको अप्रूव करती है, वो फिर आगे वापस कंपनी को मिलती है प्राइस। इट इज नॉट एन इजी प्रोसीजर, आई टेल यू। तो डॉक्टर साहब, आप इस बात से तो मेरा ख्याल है आप इस बात को तो मानेंगे ना कि कोरोना के इसके बाद ये तासुर पाया जाता है कि फार्मा सेक्टर ने सबसे ज्यादा जो है वो कमाया है। तो इस ऐसे सिचुएशन में अगर आप टैक्सेस पर हड़ताल की धमकी देंगे तो क्या ये मुनासिब है? नहीं मैडम, देखिए, हड़ताल की धमकी नहीं है, ये एक हमारा मौक़िफ़ है और किसी भी महज़ब माशरे में आपने अपने राइट के लिए कन्फ्रंट करना होता है और आपने अपने राइट का मुतालबा करना होता है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ अपना मौक़िफ़ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। और कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, अभी ये पैरासीटामोल का अभी आपने देखा, पैरासीटामोल में प्राइस पूरी दुनिया में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की कहाँ चली गई। आप देखें कि उसकी वजह से वो प्राइस इतनी ऊपर चली गई कि जिस रेट पे वो चीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी वो उससे आउट हो गई। तो अब उसका हल क्या था कि हम उसी के ऊपर बातचीत करते रहते या उसको हम एडजस्ट करते ताकि वो मरीज को मिल सके। तो हम अभी भी यही कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज बंद करना से हमारा भी नुकसान है। हमें कोई शौक नहीं है कि हम अपनी फैक्ट्री पर ताले लगाएंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट मिसकमिटमेंट करेगी, हमारी बात नहीं सुनेगी और बार बार वही चीजें करेगी कि जिससे हम मिसट्रस्ट क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि खाम माल की हम बात करते हैं और खाम माल पर अगर 17% टैक्स आयद किया गया है, क्या इससे पहले खाम माल पर कोई टैक्स था और कितना था? देखिए सर, खाम माल के ऊपर जो हमारे कस्टम ड्यूटीज होती हैं वो प्रॉपर प्रोसीजर है, वो ऑलरेडी हमारा एक स्लॉट फिक्स की जाती है और बेशुमार मटेरियल्स के ऊपर ड्यूटी एग्जेम्प्टेड भी होती है। लेकिन अगर एक चीज जो कि हमारी कॉस्टिंग का हिस्सा ही नहीं है, देखिए मैंने आपको कहा हम अपनी प्राइस खुद फिक्स नहीं करते, ड्रैप हमें प्राइस देती है। तो जब ड्रैप हमें प्राइस दे रही है तो उस प्राइस फिक्सेशन के अंदर वो कॉस्ट फॉर्मूला में शामिल ही नहीं है प्राइस देते हुए, और उसको अचानक से हम पे लागू कर दिया जाता है। मतलब आप एक चीज आज 100 रुपए की लेके आ रहे हैं और कल आपको पता चलता है कि वो चीज आपको 117 रुपए की लेके आनी पड़ेगी और 17 रुपए का आपको पता ही नहीं है कि ये कहाँ से बढ़ गए हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप उसके ऊपर क्या क्या करेंगे? आप सोचेंगे नहीं, आप उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया। डॉक्टर साहब मौजूद थे, जिस तरीके से वो बता रहे हैं उनके मुतालबात हैं और वो चाहते हैं कि इन मुतालबात पर जो है वो हुकूमत कुछ ध्यान दे और देखे कि जो 17% खाम माल पर टैक्स लगाया गया है, अद्वियात की कीमतों में इजाफा उससे हो सकता है और उससे लोगों की मुश्किलात बढ़ सकती है, लोगों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। मैं यही सोच रही थी, पाकिस्तान में अगर अद्वियात की किल्लत का जो खदशा है अगर वो हो गया तो एट दी एंड कौन सफर करेगा? आम इंसान, आम आदमी सफर करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जरा प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं शाहजेब, और मेरा ख्याल है कि अब लोगों को एक और बात बताई जाए कि मौजूदा दौर में नशे के जिस तरीके से अलग अलग रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं, हर तरह से किसी तरीके से हमारी नस्ल को, हमारे आज को और हमारे आने वाले कल को किस तरह शॉर्टकट्स, अच्छे पैकेजिंग, अच्छे नामों, अच्छे तरीकों, अल्फाज के एक तरह से मैं कहती हूँ सजा सजू कर उसको इस तरह किया जाता है। लेकिन अगर हम ये बताएं कि ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे मेरे और आपके आने वाला कल नशे में कि वो लत लगने के बाद खत्म हो सकता है, आने वाली नस्ल तबाह हो सकती है, और ये किस तरह से इसको तबाह करने की तैयारी की जा रही है, मैं तो उसको यही कहूंगा। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए।
पाकिस्तान में शाज़िब और माइक साथ रहने का बेहद शुक्रिया। और अब जो सेगमेंट जिस तरफ जा रहा है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी तमाम माँ बाप को जो इस वक्त खूबसूरत पाकिस्तान के हमारे फैंस भी हैं, व्यूअर्स भी हैं, देख भी रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली नस्ल जो है वो नशे की आदत में ना लगे और अपना फ्यूचर ना तबाह करे तो प्लीज जरूर सुनिएगा शाज़िब जो कहने वाले हैं। बिल्कुल। और नशे की लत के लिए जिस तरह से आदी बनाया जा रहा है नौजवानों को, मुख्तलिफ अशकाल में हम देख रहे हैं अब ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो बड़े अट्रैक्टिव हैं, उनकी शक्लें तब्दील कर दी गई हैं। और जाहिर बात है जो टीनेजर्स होते हैं उनको इतनी इसका आइडिया नहीं होता और वो अट्रैक्ट होने के बाद इसका जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज कर देते हैं, इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे उनको नुकसान कितना ज्यादा होता है और किस तरीके से वो एडिक्ट हो जाते हैं इन प्रोडक्ट्स के, इस पर आज हमें बात करनी है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खबरदार भी किया जा रहा है कि 1400 नए बच्चे रोजाना तंबाकू नोशी शुरू कर रहे हैं, साथ में दिमाग तेज करने जैसे प्रोडक्ट्स के रूप में जो नए प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं वो नौजवानों की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उसका बहुत नुकसान उनको हो रहा है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम डायरेक्टर ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब सैयद जुल्फिकार हुसैन साहब ने। जुल्फिकार साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से बच्चों को इस नशे की लत में मुब्तला किया जा रहा है नए प्रोडक्ट्स के जरिए, ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। और अभी जो आप एक प्रोडक्ट दिखा रहे थे ये तकरीबन को 1.5 साल पहले की बात है। लाहौर की सड़कों पे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे एज ए यूथ को एम्बेसडर बना के इसको प्रमोट किया गया। और मुझे जब इस बात का पता चला तो मैंने इस प्रोडक्ट को देखा। बेसिकली ये एक पैचेस थे और मेरा ख़दशा था या हमारी टीम का वो ये था कि इन पैचेस के अंदर जो बच्चे हैं ये इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको इसके अंदर हेरोइन, कोकीन और हैश रख के, क्योंकि जब ये मुंह के अंदर आप रखेंगे तो इससे ज़्यादा विदिन 10 सेकंड आपकी ब्रेन को असर होगा। तो मैंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि मुझे नहीं पता था कि आपने ख़ासकर इसी प्रोडक्ट पे बात करनी है, जिससे मैं भी मुतासर हुआ। मुतासर इसलिए कि इसको रोकने के लिए जब मुझे किस तरह ब्रेकअप किया गया और मैंने इसके लिए लिखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम महकमों को कि ये चीज़ है, इसको आप रोकें और आने वाला जो मुस्तकबिल है वो हमारा ख़तरनाक है। और आप बिलीव करें, मैं इस प्रोग्राम की वजह से देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि ये एक ख़ास मनसूबा बंदी के तहत पहले तो हमें इस बात का पता लगाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने अल्फाज नहीं दोहराऊँगा, कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में लेके कौन आया है, ये पाकिस्तान के अंदर कौन शख्स या कौन अदारा जिसकी गवर्नमेंट सरपरस्ती करती है वो कौन इसको लेके आया। और उनको क्या पता है कि इसमें बच्चे कोकीन, हैश और हीरोइन रख के इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जो मेरे साथ हुआ वो जो मेरे पहले सुन ले ज़रा इसीलिए क्योंकि आपने ये मेरा बड़ा एक टचिंग हार्ट जो ये आज आपने जो स्टार्ट पे अभी बात की, जो मेरे साथ हुआ, मैं 35-36 साल से फील्ड में काम कर रहा हूँ, जो मुझे जानते हैं इस फील्ड में मैं जो काम कर रहा हूँ, बहुत से अदारों ने, अंडर कवर अदारों ने मेरे साथ जो किया मुझे पता है कि आपने इसके खिलाफ आवाज़ क्यों उठाई है। आप बिलीव करें कि पाकिस्तान में एक ख़ास मनसूबाबंदी के तहत हमारी नई नस्ल को ड्रग्स की तरफ लेके जाया जा रहा है। मैं 2016-17 में ये बात दोहराता था, मीडिया के जरिए कहता था कि 2023 हमारे लिए क्रिटिकल पोजीशन है आइस के लिए, और आज आप देख लें हर जगह पे आइस का इस्तेमाल हो रहा है। उस वक्त आइस की कीमत 5000 रुपया थी, आज आइस की कीमत 1500 रुपया है। पहले आइस बाहर से आती थी, अब आइस पाकिस्तान के अंदर आप किचन के अंदर बना सकते हैं 2 केमिकल को मिक्स करके। तो कहने का मकसद ये, हमें पहले ये स्ट्रेटजी डेवलप करनी है इन चीज़ों को रोकने के लिए। वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी हस्तियाँ हैं जो हमारी नई नस्ल को खास मनसूबाबंदी के तहत ड्रग्स की तरफ लेके जा रहे हैं। आपकी इजाजत से एक सवाल जुल्फिकार साहब, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर एक बात जरूर जानना चाहता हूँ, ये पाउचेस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पाउचेस बेसिकली हैं क्या? बेसिकली ये आप कहते हैं जी हमने स्मोकिंग जो सिगरेट है उसके धुएं को ख़त्म करना है, उससे एनवायरनमेंट ख़राब होता है। अगर ये पाउचेस ले आएँ तो इससे लोग जो है वो सिगरेट का इस्तेमाल कम कर देंगे। और अगर आप इस डिब्बी को देखें, इसके ऊपर इसके 3-4 लेवल हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक एडिक्टिव प्रोडक्ट है और अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं। इसके लेवल हैं A, B, C। अब आप देखें यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा और बच्ची, वालिदैन को क्या पता उनकी बच्ची के पर्स जो बैग में है वो तो समझेंगे ये कुछ फेस है लगाने के लिए।
गम है। और बच्चों और वालिदैन को कतन इस बात का इल्म नहीं है कि हमारे बच्चे और बच्चियां इनका इस्तेमाल। आप देखें हर बड़ी मार्केट में, बड़े स्टोर में, बड़ी दुकान पे, हर चौक और चौराहे में ये चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा साहब, आपने कहा कि आपकी बात में मुझे एक चीज मैं बिल्कुल फंस गई वहां पर कि जिस तरीके से ये बिक रहा है, जिस तरह मिल रहा है, और शाहजेब ने भी बताया जुल्फिकार साहब कि ये कुछ दिनों पहले आप लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ हैं, कराची में आम लोगों को दिया जा रहा था कि भाई आपको सिगरेट पी रहे हैं, आप ये लें, आपकी सिगरेट के धुएं से जान छूट जाएगी और आपको जो है ना आसानी भी हो जाएगी। आपने कहा 10 सेकंड के अंदर ये ब्रेन पर असर करता है। जरा वजाहत कर सकेंगे जुल्फिकार साहब, 10 सेकंड के अंदर ब्रेन पर ये क्या असर डालता है? बेसिकली इसके अंदर ये निकोटीन, जो सिगरेट के अंदर भी निकोटीन है जो आपको प्लेयर देती है, जो आपके ब्रेन को हिट करती है। ये बेसिकली निकोटीन पॉचेज है। अब मेरा खदशा या हमारी टीम का खदशा ये था, जब हमने 1.5 साल पहले लाहौर की सड़कों पे ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट होते देखे, हमने कहा बच्चे और बच्चियां इसके अंदर, इसको कार्ड के ऊपर इसके अंदर कोकीन, हैश और हीरोइन रख के इस्तेमाल करेंगी। जो आम नॉर्मल आपकी बॉडी का जो एक आप औरल किस्म की जो चीज़ बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, उसका असर डिफरेंट टाइम पे होता है बॉडी को। और ये जो चीज़ है जब आप मुंह के अंदर रखेंगे तो उसका विद इन 10 to 15 सेकंड आपके ब्रेन को हिट करेगा, आपके ब्रेन को मूव करेगा। जब जारी बात इसमें आप कोकीन रखेंगे, आप इसके अंदर हैश रखेंगे या आप इसके अंदर हीरोइन रखेंगे, और क्योंकि वो एक बेसिकली ड्रग्स है और वो ड्रग्स जो है वो आपको हिट करती है, आपको प्लेयर देती है। तो जब जो एडिक्ट है एक क्रॉनिक एडिक्ट बन जाता है, डिपेंडेंसी आपकी हाई हो जाती है, तो वो फिर इसके बगैर आप नहीं रह सकते। फिर आपको ये चीज़ लेनी है, लेने के बाद आपका विद इन 10 to 50 सेकंड आप इसके बगैर नहीं रह सकते। जो सेकंड है उसी के अंदर ये असर करेगा। अच्छा जुल्फिकार साहब, अभी आपने एक और बात कही, आपकी बात से एक सवाल आया जहन में कि 1.5 साल में आपने और आपकी टीम ने इस बात को देखा। मैं ये जानना चाहती हूँ, आम चीजें दुकानों में और बाजारों में, सड़कों पे बहुत ज्यादा मिल रही होती हैं, कैसे निशानदही की आपने कि ये जो है बहुत खतरनाक साबित हो सकती है हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के लिए? मैंने इसकी हाई लेवल पे जो देखिए एक अदारा इसको प्रमोट कर रहा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, उनकी मीटिंग में भी मैंने इस मसले को उठाया। हमारे जो लाहौर के जो फोर्स कमांडर हैं पंजाब के, ब्रिगेडियर राशिद मनास, उन्होंने भी इस मसले को उठाया। और मुझे अभी ये बताया गया है, मैं आपके प्रोग्राम की वसात से ये बताना चाहता हूँ लोगों को, कि मुझे ये बताया गया है कि इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा इसको बैन करने के लिए। ये मार्केट में सेल नहीं होगी। ये गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, जो खासकर ANF, उसको भी इसमें रिजर्वेशन है, क्योंकि देखिए हम चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं, हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन जब आप खुद एक चीज़ को लॉन्च करना चाहते हैं, उसके ज़रिए आप ड्रग्स को आम करना चाहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का अदारा जो ड्रग्स को कंट्रोल करने वाला है अपर लेवल पे, वो किसी सूरत भी इसकी इजाज़त नहीं देगा। जुल्फिकार साहब, हम सवाल मुख्तसरन अगर जवाब दे सकें, जब से आपने इस बात की निशानदही की है कि इसमें नशा है, हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए खतरनाक है, क्या इसकी सेल्स में कोई कमी आई है या कोई इन लोगों की सेल्स को नुकसान पहुंचा है? होपफुली रुझान बड़ा है इसका। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बच्चा या बच्ची जो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, जब उसकी डिपेंडेंसी हाई हो जाती है, एनी ड्रग्स, एनी काइंड ऑफ ड्रग्स, क्योंकि जब आपने प्रोग्राम का स्टार्ट किया था, आपने बताया था कि इस वक्त मुख्तलिफ नामों के साथ लोग ड्रग्स को मार्केट में लेके आ रहे हैं। इसी तरह इसमें कोई शक नहीं है कि जो अपर क्लास के बच्चे हैं वो कोकीन, हैश, एस्टेसी, LSD टैबलेट और आइस का इस्तेमाल करते हैं, और मिडिल क्लास और पुअर क्लास के बच्चे जो चर्च, शराब, नस्वार, गुटखा, पान वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी वो नशा है जो अपर क्लास में भी और मिडिल क्लास में भी, ये उसी तरह मार्केट में आसानी के साथ अवेलेबल है, हर दुकान के, हर स्टोर पे पड़ा हुआ है। थैंक यू। बिल्कुल जुल्फिकार हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया इस मामले पर बात करने के लिए। जिस तरीके से वो जिक्र भी कर रहे हैं, हर जगह ये दस्तयाब है। वालिदैन को और सब लोगों को कोशिश करनी होगी कि बच्चों को खासतौर पर से दूर रखा जाए। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं।
पाकिस्तान में एक बार फिर शाहजेब और माइक साथ आने का बेहद शुक्रिया। मैं अक्सर बात करती हूँ कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस माइंड के हवाले से। आई हैव रेड सो मेनी बुक्स एंड आई एम स्टिल रीडिंग एंड आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। मैं पढ़ती रहती हूँ। हमारे दिमाग में कितनी ताकत होती है। हम कभी कभी शाहजेब सोचते हैं एक चीज हमें कैसे याद हो जाती है। बचपन में हमें कैसे नंबर्स याद हो जाते थे, हमें कैसे एड्रेसेस याद हो जाते थे, हमें कितनी चीजें याद रह जाती थी। फलां ने ये बात कही थी, अब आपको 2 दिन बाद होता है शाहजेब क्या कहा था उसने उस दिन, क्या बात हुई। का नाम भूल जाते कभी। हाँ, भूल जाते हैं। मैं माया बोल रही होती है, मैं शाहजेब बोल रहे होते हैं। हमारी मेमोरी इतनी वीक क्यों होती जा रही है? रोजाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि हम लोगों के चेहरे भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं। तो हमारी मेमोरी के वीक होने की वजूहात क्या हैं, लेकिन इसके साथ साथ यादाश्त को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और जैसे कि हम यादाश्त का जिक्र करते हैं तो हिप्पोकैम्पस एक टर्म है जिसका इस्तेमाल किया जाता है और वो हमारी यादाश्त मतलब ब्रेन का वो हिस्सा है जो बेसिकली यादाश्त के लिए काम करता है या चीजें याद रखने के लिए आपको हमारी कैसी हार्ड ड्राइव है जिसके एक हिस्से के अंदर हमारी मेमोरी जो है वो वहां पर रहती है। और वो मेमोरी हमारी अगर पॉलिश ना हो, हम उसको बार बार ना उसके अंदर उसके न्यूरोस जो हैं वो जिंदा रहेंगे, तो फिर वो जो है सुकड़ जाते हैं या वो ड्राई आउट हो जाते हैं या वो डेड हो जाते हैं या अंडर यूटिलाइज। और हमारी मेमोरी है कितनी, यानी कि हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो तकरीबन 10 लाख गीगाबाइट्स की है, यानी कि जीबीस की, 10 लाख जीबीस की। इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव हम नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते कि फिर भी हम चीजें भूल जाते हैं। क्या क्या हो सकता है 10 लाख गीगाबाइट्स में? इसमें वीडियोस हो सकती हैं और तकरीबन ये भी कहा जाता है कि 3 लाख घंटे की वीडियो हमारा ये ब्रेन कैप्चर कर सकता है, यानी कि याद रख सकता है। तो ये तमाम बातें ब्रेन के बारे में आज हम जानना चाहते हैं। फिर बहुत सारी मिथ्स भी हैं, बहुत सारी बातें भी लोगों की जानब से की जाती हैं कि फला चीज खाएं आपकी यादाश्त बेहतर होगी, फला चीज करने से आपकी यादाश्त बेहतर होगी। तो इन तमाम बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर राजेश कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये हिप्पोकैम्पस क्या होता है, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, हिप्पोकैम्पस अगर हम आम जबान में बोलें कि ये एक हार्ड डिस्क कह सकते हैं जिसमें हमारी मेमोरी स्टोर होती है। ये ब्रेन का अगर हमारा बड़ा मगज को अगर हम लेते हैं कि वो हमारा 350 to 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का है, तो ये 3.5 क्यूबिक सेंटीमीटर का है। मीन्स 100 टाइम्स उससे स्मॉल है, जो हमारी न्यू मेमोरी बनाने में, प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करता है। और 1 मिलियन गीगाबाइट तक ये हमारी मेमोरी को स्टोर कर सकता है, ठीक है, जिसको हम 1 पेगाबाइट भी कह सकते हैं, 1 पेगाबाइट तक मेमोरी भी कह सकते हैं। अच्छा, कुछ माहिरीन का कहना है कि जिस तेजी से टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी हम वक्फे में भी यही बात कर रहे थे कि इंसान रोजमर्रा के कामों में डॉक्टर साहब इस तरह की जो हमें चीज यूटिलाइज करनी चाहिए, इस तरह अभी हम बात कर रहे थे और आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बचपन में हमें किस तरह नंबर्स याद हो जाते थे, हमें किस तरीके से बचपन में हमारी मेमोरी हमें जो है वो सपोर्ट करती थी। हमने क्या उस तरफ जाना छोड़ दिया है, हमने उस तरफ सोचना छोड़ दिया, हम डिपेंडेंट हो गए टेक्नोलॉजी की वजह से, हमने अपनी ब्रेन को यूज करना छोड़ दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है कि क्या है कि आजकल जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो इसमें हम जिस तरह से मैंने बताया था कि हम नंबर जो है वो पहले जो है याद करते थे। क्योंकि हमारी मेमोरी का प्रोसेस ही ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो वो हमारी प्रोसेस से गुजरता है, जो जाकर हमारे हिप्पोकैम्पस में या सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाकर जमा हो जाती है, जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की सूरत में वो पड़ी रहती है। ठीक है, अगर वो उस प्रोसेस में हम अगर किसी चीज़ को गुजारेंगे नहीं, जैसे हमने नंबर मोबाइल में फीड कर दिया, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कल हमें कहीं जाना है, हमने वो चीज़ उसमें फीड कर दी, कोई एड्रेस हमने उसमें फीड कर दी, जब आएगा तो उस वक्त देख लेंगे। तो क्या होता है ना, कल हमने क्या करना है, सब कुछ मोबाइल फोन में अपने वो शेड्यूल में लगे। बिल्कुल। अच्छा, ब्रेन का अगर हम देखा जाए कि ब्रेन में कोई भी रीजनरेशन नहीं होती, लेकिन हिप्पोकैम्पस ऐसा पार्ट है जिसमें थोड़ी सी रीजनरेशन भी होती है, मतलब कि वो थोड़ा सा हमारा जो है उसमें न्यू जेनेसिस भी होती है। तो अगर हम जिस तरह उनको यूटिलाइज करते जाएंगे उतनी हमारी मेमोरी उसमें अच्छी होती जाएगी। लेकिन क्योंकि हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, आजकल की जैसे टेक्नोलॉजीज आ गई, हमारे पास टैबलेट्स हैं, मोबाइल्स हैं या जो है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सारी चीजें उसमें स्टोर कर देते हैं और उसमें वो सर्च कर लिया। बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने बड़ों से सुनते हैं घरों के अंदर, हर बच्चा सुनता है कि भाई अपना दिमाग बेहतर करना है, एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, बादाम खाना शुरू कर दो, फला चीज खाना शुरू कर दो। क्या वाकई अपनी ब्रेन की सलाहियत को बेहतर कर सकते हैं या यादाश्त को बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मेमोरी का प्रोसेस है वो स्लो या ये खत्म क्यों हो रहा है। एक तो ये जो टेक्नोलॉजीज आपने बताई कि जो उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास जैसे कोई डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जिसमें हमारी एक तो कंसंट्रेशन लूज हो जाती है, दूसरा हमारा कॉर्टेक्स जो होता है वो थोड़ा सा जो फंक्शन उस काम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से वो नहीं करता है। तीसरी चीज़, हम जैसे कोई फास्ट फूड खाते हैं या जो बॉडी हमारी जो कैटाबॉलिज्म
चीज़ों का प्रोसेस वगैरह चल रहा होता है तो उसमें कुछ फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। जो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। जैसे हिप्पोकैम्पस में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो वो क्या करेगा, अपना प्रोसेस जो मेमोरी का है वो स्लो कर देगा, तो उसमें हमारी मेमोरी स्लो हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें जैसे वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, आप जिस तरह से आपने बताया नट्स बताएं, तो ये क्या करती हैं, इस स्कैवेंजर सिस्टम को हमारे बूस्टअप करता है। तो इसी वजह से थोड़ी सी हमारी मेमोरी को बेहतर कर सकता है बाय डिक्रीजिंग द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, कि फ्री रेडिकल्स ना बने, जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बने। ग्रेट। तो साहब अभी आपने जिक्र किया इस बात का कि हम अगर बहुत अर्से तक यूज नहीं करते तो हम उसको कैसे, हम उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, क्या क्या और जरिए हो सकते हैं, क्या हमारी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं? कंप्यूटर में बटन होता है ना, रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश F5 दबाते हैं ना, वो पूरा फ्रेश हो जाता है। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि अपने एक तो स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं उसको हमारे मेमोरी के प्रोसेस से गुजारना चाहिए, जैसे मोबाइल के, टैबलेट्स, इनका यूज़ कम करना चाहिए। डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, पढ़ने की चीज़ें हैं, ये हमें जितना ज़्यादा ब्रेन को हम जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे उतनी हमारी मेमोरी अच्छी बनती जाएगी, और जितना यूज करेंगे उतना अच्छा होता जाएगा। जी। आपकी इजाजत से शाह एक सवाल करना चाहूंगी। आपने भी मेंशन किया डॉक्टर साहब के एंजाइटी, डिप्रेशन या इस तरह के जो इमोशंस होते हैं वो आपके ब्रेन को सुखाड़ते हैं। बिल्कुल। कैसे सो करते हैं कि उसमें क्या हो जाता है कि एक तो स्ट्रेस में हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं ब्रेन में, जैसे कार्टिसोल्स वगैरह, उनकी लेवल बढ़ जाती है। दूसरी, जैसे मैंने बताया, फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन है, ये हमारी उसमें बढ़ जाती है, जो इन्फ्लेमेशन करवाती थी उसमें वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी, हमारी डिप्रेशन में कंसंट्रेशन लूज हो जाती है। जब तक हम चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स से थ्रू गुजरेगी नहीं, तो हमारे पे स्टोरी नहीं होगी। तो इसको स्टोर करने के लिए हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मैं अब क्योंकि ब्रेन की बात हो रही है, यादाश्त की बात भी हो रही है, कुछ ख्यालात की बात भी कर लेते हैं। अक्सर रात को सोने से पहले बहुत सारे लोगों को ये मसाइल होते हैं कि उनको मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में कह लें या कॉन्शियस माइंड में कह लें। बेसिकली ये क्या होता है, क्योंकि नींद खराब होती है, बहुत सारे ख्यालात आते हैं और मुख्तलिफ आपके वाकयात आप रिमाइंड कर रहे होते हैं लेकिन नींद नहीं आ रही होती। जी, बेसिकली क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, हमारा वर्कलोड इतना हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि हम वो चीज़ें क्या करते हैं सारे दिन वाली, वो सारी हमारे जहन में घूम रही होती है। तो वो क्या होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाती है। फिर जब हम सोते हैं या ऐसी जगह पे आते हैं या कोई चीज़ ऐसी देखते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें वाकई ये तो मेरे साथ हो रही है। या कहीं गूगल पे हमने वो कोई चीज़ ऐसी सर्च करके देख ली तो उसमें जो भी सिम्टम्स आते हैं फिर हम क्या करते हैं, अपनी बॉडीली सिम्टम्स अपने आप से रिलेट करना चाहिए। तो वो क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के साथ सिम्टम्स को रिलेट करके एक डिजीज के फॉर्म में प्रोड्यूस कर देता है, जिससे हमें लगता है कि ये डिजीज तो हमें, ये चीज़ें तो हमें, ये तो बीमारी की सूरत में आ रही है, तो हमें मुझे बीमारी हो गई है। तो इस तरह से जो है हम जो है वो सोचा जाता है। डॉक्टर साहब, कभी कभी इस तरह आपने डिप्रेशन की बात की और शाहजेब ने अभी हम लोग जब ब्रेक में थे तो बात की थी मेडिसिन के हवाले से कि लोग जो है कभी कभी अपने ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए मेडिसिन ले लेते हैं, एनहांस करने के लिए भी, रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंस ले लेते हैं। उसका असर कितना अच्छा और कितना बुरा होता है हमारी ब्रेन पर? अच्छा, अब डिपेंड करता है कि हमारी मेमोरी के देखें, अगर हम मेमोरी की वजूहत देखें कि हमारी मेमोरी जा क्यों रही है, ठीक है। अच्छा, अगर मेजर हम पोर्शन देखें तो यंग एज में जो मेमोरी का प्रॉब्लम मोस्ट लाइकली जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये ज़्यादा होता है। उसके अलावा कुछ वाइटामिन की कमी, जैसे वाइटामिन B12 है, B1 है, B6 है, ये हमारी मेमोरी को बूस्ट अप करता है, इनकी कमी हो जाती है। या कुछ थायराइड के हार्मोन्स जो होते हैं वो भी हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन्स की जो शीथ है, माइलिन वगैरह, उनका प्रोसेस क्या होता है कि वो रैपिडली ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को ना। तो वो अगर नहीं बनेगी तो रैपिडली सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होंगे तो हमारी स्टोर नहीं होगी मेमोरी, तो उनकी कमी की वजह से चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर इनकी कमी की वजह से है तो हमें इनको रिप्लेस करना चाहिए। स्ट्रेस एंजाइटी है तो उसके लिए हम या मेडिकेशन खानी चाहिए, उससे जो है हमें बाकी जो चीज़ें जैसे स्ट्रेस के लिए हमें साइकोथेरापी है, बाकी चीज़ें हैं तो उनसे हमें जो है वो करनी चाहिए ताकि हमारी जो है ये मेमोरी में बेहतर हो सके, हम डिप्रेशन को जो है ट्रीट कर सकें। डॉक्टर साहब साथ जी मैं पूछ रही थी साइकोथेरेपी में क्या होता है? साइकोथेरेपी में ये होता है कि जैसे आपके जो स्ट्रेस, एंजाइटी, उनकी वजूहत है वो डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करता है कि उसको अब आपको जैसे काम के दौरान या उन चीज़ों के दौरान या जब आप मेमोराइज कर रहे होते हैं उस टाइम आपके जहन में बाकी चीज़ें चल रही थी तो उस वक्त आप क्या चीज़ें करें, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए फिर आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बाय नॉलेज आपको वो थोड़ा सा। अच्छा, और मैं इस तरफ ही आ रहा था कि एक आम इंसान कोई भी अपनी दिमागी सेहत कैसे बेहतर बना सकता है, उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, उनको क्या करना चाहिए, एक तो जो हमें अपने स्ट्रेस एंजाइटी के लेवल को कम करना चाहिए। बाकी जैसे चीज़ें हैं, जैसे अपनी डिजीज़ प्रोसेस है उसको बचने के लिए हमें, जैसे आजकल कोविड वगैरह का जैसे चल रहा था, ठीक है, तो कोविड में हमें जो है मास्क वगैरह पहनने से क्या इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो है तोड़फोड़ का अमल बढ़ जाता है, जिसमें फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, हमारी जो है वो मेमोरी को स्लो कर देते हैं, उस एरिया को डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से क्या ख्याल रखना चाहिए। यानी कि डॉक्टर साहब, अगर एक आम आदमी इस वक्त, हम लोग भी ऑब्वियसली आम लोग हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या मशवरा देंगे बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन न्यूरोलॉजी,
हमें किस तरीके से अपने ब्रेन के हिपोकैम्पस को जो है वो हेल्दी रखना या उसको मजीद ग्रो होते या उसकी ग्रोथ रोकने से बचाना चाहिए, एक मतलब हम एक्चुअली ग्रो करना चाहिए? जी, एक तो हमें ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे अनयूजुअल है, हम गेम्स खेलते हैं, एक्सेसिव टेक्स्ट है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, तो उसमें सारा दिन हमारा जो है टाइम इतना बिजी चल जाता है कि हमारी चीज़ें जो है वो हम जो प्रोसेस होता है ब्रेन का वो नॉर्मली हम उसको फंक्शन ही नहीं करते हैं। तो जब फंक्शन ही नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के थ्रू प्रोसेस ही नहीं होगी तो वो स्टोर ही नहीं होगी। तो इसको स्टोर करने के लिए एक तो हमें ये टेक्नोलॉजीज़ का स्ट्रेस एंजाइटी के लेवल को कम करना चाहिए, माइंड को कूल रखना चाहिए, बाकी जैसे बुक्स हैं इनको पढ़ना चाहिए। यानी कि हमें जरा सा ओल्ड स्कूल जो होना चाहिए, पहले से जारी जैसे नंबर्स याद करते थे, हम एड्रेसेस याद रखते थे, या कोशिश करें कि आजकल आपने बिल्कुल भी थोड़ी देर पहले सही कहा, हमें अपना नंबर भी शायद आजकल याद नहीं होता। पहले मैं अपने रिश्तेदारों के, अपने जानने वालों के, फैमिली से हमें याद होते थे। साहब डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आ रहे हैं कि 10 लाख गीगाबाइट तक एक मेमोरी हमारे ब्रेन की होती है, ये बात वाकई सच है? क्या वाकई इतनी मेमोरी होती है और हम इसको कितना यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी आम जिंदगी में? देखिए, बिल्कुल इतनी होती है, लेकिन हम इतना यूटिलाइज नहीं करते हैं उनको। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई 10%, 20% या ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक यूटिलाइज करता है, क्योंकि हम मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन को एक तो जो उसके प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं उसको स्टोर नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें हिप्पोकैम्पस के साथ साथ हमारे जैसे फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसका या टेम्पोरल लोब है उसका भी थोड़ा सा फंक्शन है मेमोरी को जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करके वहाँ पे भी स्टोर हो जाती है। जैसे एक डिजीज जैसे आप अल्जाइमर आपने नाम सुना होगा, जिसमें हमारी जो मेमोरी जो है वो स्लो हो जाती है, उसके साथ साथ हमारी जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो भी स्लो हो जाती है। उसमें पहले जो चीज़ डैमेज होती है वो हमारे हिप्पोकैम्पस डैमेज होता है। तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है, न्यू मेमोरी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होता है। तो मरीज बोलेगा कि मैं जो भी आममर्रा की काम में ये भूल जाते हैं चीज़ें, ठीक है। अच्छा, पुरानी मेमोरी इनकी बहुत अच्छी है क्योंकि वो इनकी स्टोर हुई है। अब आगे जाकर जैसे वो लोग भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे तो ये वो मेमोरी भी उनकी डैमेज हो जाती है। ये जो आजकल बच्चे हैं ना वो ये बहुत शिकायत करते हैं। मैं थोड़ा सा बच्चों की तरफ आ जाऊंगा आखिर में, कि जो बच्चे हैं उनके एग्जाम्स करीब आते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं हो रहा, हमें कोई चीज याद नहीं हो रही, टेस्ट है कल, आज ये याद नहीं हो रहा। बच्चों की यादाश्त को क्या बेहतर बनाया जा सकता है, या ये बच्चों की अपनी स्ट्रेस होती है इसकी वजह से कुछ याद नहीं कर पाते? बिल्कुल स्ट्रेस होता है कि उनको याद होगा या नहीं होगा, याद होगा या नहीं होगा। एक तो हाँ, दूसरे बच्चे भी आजकल देखेंगे आप टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मोबाइल्स पे, गेम्स पे। जैसे पहले फिजिकल गेम्स होती थी, फिजिकल गेम से ये होता है कि हमारी जो है वो इसके वजह से फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बैठे रहेंगे एक ही जगह पे रहेंगे तो फिर हमारी बॉडी जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी तो जिस्म की ऑक्सीजनेशन हमारी बहुत अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। तो ये सारी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है। बच्चों के लिए खेलना पर इतना ही जरूरी है। बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बल्कि एडल्ट के लिए भी जरूरी है। एडल्ट के लिए हम अक्सर यही सुनते भी हैं एक्सपर्ट से, यही देखते भी हैं उनको कहते हुए कि जो भी आता है फिजिकल एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। क्या वजह है इस बात का? जितने भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, कभी कोई डॉक्टर आता है, कभी कोई साइकोलॉजिस्ट आता है, कभी कोई न्यूट्रिशनिस्ट आता है, हर बात का इससे ताल्लुक निकलता है। हर ताल्लुक कहीं ना कहीं जाके वो स्ट्रिंग्स यहाँ जाके जुड़ती हैं। डॉक्टर साहब की फिजिकल एक्टिविटी यानी खुद से जो फिजिकल हमारे एक्शंस में याद करना है, हेल्थ का ख्याल रखना है, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, कितना जरूरी होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए और आपने आके इतना हमारे लिए बेसिकली शाजिब के मेरे जहन में बहुत सारे सवालात थे और कभी कभी हम कहते हैं ना खुद को भी भूल जाते हैं। वाकई में ऐसा होता है, अपनी चीजें ही रखकर भूल जाते हैं। कैसे भूल सकता है इंसान जो हमारे दिमाग में स्टोर हो? नहीं भूलना चाहिए, नहीं बुरी बात जो भूला। डॉक्टर राजेश कुमार साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया सवेरे पाकिस्तान में। और आज हमने ये बात की प्रोग्राम के आखिर में कि दिमाग की जो सलाहियत है वो कितनी है और हम इस्तेमाल कितना करते हैं, हमारी यादाश्त कैसी है, इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, शाजिब को ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है ताकि दिमाग ज्यादा यूज हो सके। लेकिन आप लोगों ने एक चीज बिल्कुल नहीं भूलनी और वो है शाजिब और माया के साथ कल सुबह रहना। सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम दोनों आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे बराह रास्त यूट्यूब पर। सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम को सिर्फ कल तक के लिए दीजिए इजाजत। रखिएगा अपना ख्याल और याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है।